भारत में आज के टाइम की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है वोट चोरी। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। राहुल गांधी ने कुछ टाइम पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने बीजेपी पर वोटर फ्रॉड और वोट चोरी के एलिगेशन लगाए थे। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं थी। राहुल गांधी पब्लिकली इलेक्शन कमीशन को भी थ्रेटन कर चुके हैं। And I want to send a message to election commission. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it because we are going to come for you. जबकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि राहुल गांधी के सारे क्लेम्स फर्जी हैं। ईसीआई ने बोला है कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि इलेक्शंस में कोई गड़बड़ी हुई है तो वो ओथ लेकर हमें एफिडेविट में लिख के दे दें, फिर आगे लीगली बात की जाएगी। जबकि ऑपोजिशन कह रही है कि इलेक्शन कमीशन सामने आके पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दे उन एलिगेशंस पर जो राहुल गांधी ने उन पे लगाए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोग कहने लगे हैं कि बीजेपी 2024 के लोकसभा इलेक्शंस और महाराष्ट्र और हरियाणा के स्टेट इलेक्शन भी वोट चोरी करके जीती है। एक तरफ तो ऑपोजिशन वोटर फ्रॉड का एलिगेशन लगाती है और दूसरी तरफ ये लोग वोटर लिस्ट में रिवीजन को भी अपोज कर रहे हैं। तो लोग कंफ्यूज हैं कि कांग्रेस और ऑपोजिशन आखिर चाहते क्या है। इलेक्शन कमीशन हमारे देश का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जिसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं और कुछ कंसर्न्स काफी जेन्युइन है। अब जिस सिस्टम में कुत्ते बिल्ली और डोनाल्ड ट्रंप तक का रेजिडेंस सर्टिफिकेट बन जाता है, कोई भी इलीगल इमिग्रेंट उठ के आता है, कुछ पैसे देता है और आधार कार्ड और राशन कार्ड बनवा लेता है। जिस देश में एक पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर को वोट डालने मिल जाता है, उस सिस्टम की इनकॉम्पिटेंसी पर सवाल तो उठने बहुत जायज बात है। लेकिन जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसीलिए आज की वीडियो में राहुल गांधी के एक क्लेम और सिस्टम में जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, इन दोनों बातों पे जरा डिटेल में बात करते हैं। फिर आप खुद डिसाइड कर लेना कि भारत में वोट चोरी हो रही है या नहीं। आइए देखते हैं। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कर्नाटका की बेंगलुरु सेंट्रल सीट में 5 तरीके से 1 लाख वोटर्स की चोरी हुई है। डुप्लीकेट वोटर्स, फेक एड्रेसेस, एक एड्रेस पे बहुत सारे लोग, इनवैलिड फोटोज और मिस यूज ऑफ फॉर्म 6। राहुल गांधी ने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन से डिजिटल वोटर लिस्ट मांगी थी जो उन्हें नहीं दी गई, इसीलिए उन्हें ये सारा डेटा आरटीआई के थ्रू निकलवाना पड़ा। राहुल गांधी जो भी डेटा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे थे ये होते हैं इलेक्टोरल रोल्स, और इलेक्शन कमीशन कोई भी इलेक्शन अनाउंस होने से 3 महीने पहले ही इसका ड्राफ्ट वर्जन पब्लिश कर देता है। ड्राफ्ट वर्जन का मतलब होता है कि इलेक्टोरल रोल्स ऑलमोस्ट रेडी हैं, लेकिन ये फाइनल लिस्ट नहीं होती है। ये ग्राफिक देखो, इलेक्शन अनाउंस होने के लगभग 120 दिन पहले ड्राफ्ट रोल पब्लिश कर दिए जाते हैं और 15 से 30 दिन की एक कंप्लेंट विंडो खोली जाती है। जिसको भी इन ड्राफ्ट रोल में कोई गड़बड़ लगती है वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकता है, और यही चीज कर्नाटका में भी की गई थी। ये आर्टिकल देखो, 28 अक्टूबर 2023 को पब्लिश हुआ था, जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटका के ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स को रिलीज किया था, और इसमें साफ साफ लिखा है कि 9 दिसंबर तक किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन हो या नाम या एड्रेस में कोई करेक्शन करवाना हो तो वो एप्लीकेशन को सबमिट कर सकता है। यानी कांग्रेस या किसी भी पार्टी के पास 28 अक्टूबर से 9 दिसंबर यानी टोटल 41 दिन थे कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। इसके बाद 22 जनवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटका के फाइनल इलेक्टोरल रोल्स को पब्लिश कर दिया था। यानी कि ये सारा डेटा राहुल गांधी के पास ऑलरेडी था। तो ये कहना कि इलेक्शन कमीशन ने डेटा नहीं दिया और आरटीआई के थ्रू निकलवाना पड़ा, ये बात बिल्कुल फर्जी लगती है, और इस बात को इलेक्शन कमीशन ने भी आके ऑफिशियली बोल दिया है। अब इस ग्राफ पे वापस आते हैं। फाइनल रोल्स रिलीज होने के बाद फॉर्म 7 और फॉर्म 8 के अंदर चेंजेस के लिए कंप्लेंट की जाती है। फिर इलेक्शंस अनाउंस होने के एक दिन पहले डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं जिसमें कांग्रेस का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव जरूर गया होगा। ये लास्ट चांस होता है कोई भी कंप्लेंट रेज करने का। इसके बाद इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाते हैं और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, यानी कि फाइनल इलेक्टोरल रोल्स को फ्रीज कर दिया जाता है। इलेक्शंस अनाउंस हुए थे 16 मार्च 2024 को, यानी कांग्रेस के पास से 8 अक्टूबर 2023 से लेकर 15 मार्च 2024 तक का पूरा मौका था कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करने का, यानी टोटल 139 डेज। लेकिन कांग्रेस ने कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। तो सबसे पहले तो राहुल गांधी का यह कहना कि इलेक्शन कमीशन हमें डेटा नहीं दे रहा है, यह क्लेम बिल्कुल बकवास है, और उनके पास ये सेम डेटा इलेक्शन अनाउंस होने से पहले ही अवेलेबल था और उनके पास कंप्लेंट करने का इनफ टाइम भी था। राहुल गांधी ने दिखाया कि कैसे 1 लाख से ज्यादा वोटर्स का फ्रॉड हुआ है, जिसमें उन्होंने 5 तरीके से वोट चोरी की बात करी है। तो क्या उनके किसी भी पार्टी वर्कर्स ने या बूथ लेवल एजेंट ने इन 4 महीनों में एक भी फ्रॉड नहीं नोटिस करा? इसके अलावा जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन हर पोलिंग बूथ के बाहर हर पार्टी का काउंटर लगा होता है जिसके पास ये इलेक्टोरल रोल्स का डेटा होता है, और बूथ के अंदर भी पार्टी के बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट बैठे होते हैं। तो पूरे इलेक्शन के दिन क्या किसी भी बूथ लेवल एजेंट ने एक भी फ्रॉड नहीं नोटिस करा? कॉलोनीज में पार्टी के वर्कर होते हैं जो घर घर जाके पूछते हैं कि वोट डाला या नहीं डाला, या आपका वोट कहां पड़ा है, तो उनमें से भी क्या कोई भी ये फ्रॉड नोटिस नहीं कर रहा था? देखो, ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है। मुझे लगता है बूथ लेवल एजेंट्स को रियलिटी पता थी, और राहुल गांधी जो अभी दिखा रहे हैं वो थोड़ी
बात घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चलो मान लेते हैं कि कांग्रेस को कोई आइडिया ही नहीं था कि इस तरह से वोटर फ्रॉड किया जा रहा है, और क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट भी 6 लाख से ज्यादा थे तो इसलिए उस लिस्ट को मैन्युअली किसी ने भी चेक नहीं करा होगा। ऑल्दो बूथ लेवल पर लिस्ट बहुत छोटी होती है और बूथ लेवल एजेंट उसे चेक कर सकता है, लेकिन चलो ये बात भी इनकी मान लेते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि इलेक्शंस के बाद कांग्रेस को ये आइडिया कहां से आया कि कौन सी सीट सेलेक्ट करी जाए इस पूरे डेटा के एनालिसिस के लिए। उन्होंने रीजन दिया है कि उनके एक इंटरनल सर्वे में कांग्रेस को कर्नाटका में 16 सीट मिल रही थी, लेकिन लास्ट में सिर्फ 9 सीट जीत पाए। इसकी वजह से उन्हें शक हुआ कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ चल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि जो 7 सीट कांग्रेस ने नहीं जीती उसमें बेंगलुरु सेंट्रल की सीट पर उन्हें हार मिलेगी, ये कांग्रेस एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। उनके हिसाब से ये सीट हारने का एक ही रीजन था, महादेवपुरा की असेंबली, जहां बीजेपी को कांग्रेस से 1 लाख ज्यादा वोट मिले थे और बाकी सारी असेंबली सीट पर कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट मिल रहे थे, लेकिन महादेवपुरा की वजह से कांग्रेस से जो पूरी सीट थी वो हार गई। That this seat wins them the election and the Lok Sabha goes in their favor. इन्होंने दिखाया कि बीजेपी बेंगलुरु सेंट्रल की सीट को सिर्फ 32,000 वोट के डिफरेंस से जीती है, और अगर इस पूरी सीट में से महादेवपुरा असेंबली को हटा दें तो कांग्रेस के 82,000 वोट ज्यादा बन रहे थे। लेकिन ये एनालिसिस पूरी तरह से गलत है। सबसे पहली बात तो महादेवपुरा की सीट बीजेपी 2009 से लगातार जीत रही है, तब तो सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, और इस सीट पर बीजेपी की जीत का मार्जिन भी हर इलेक्शन में बढ़ता चला गया है। रही बात राहुल गांधी के लॉजिक की, तो इस सीट पर ऐसा कोई अनोखा काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल सेम सिचुएशन कांग्रेस के साथ भी हुई थी महाराष्ट्र की धुले सीट में, जिसमें टोटल 6 असेंबली हैं। इसमें से 5 बीजेपी ने जीती थी, लेकिन 6th असेंबली यानी मालेगांव सेंट्रल में कांग्रेस ने बीजेपी को बुरी तरह से हरा दिया था। आप खुद ही इस डिफरेंस को देख सकते हो। जो सेम चीज कांग्रेस के साथ महादेवपुरा में हुई है, उससे भी बड़ा खेल बीजेपी के साथ मालेगांव सेंट्रल में हुआ है। महादेवपुरा में तो कांग्रेस को 1.5 लाख वोट मिल गए थे, लेकिन मालेगांव सेंट्रल में बीजेपी को सिर्फ 4500 वोट मिले हैं और कांग्रेस को मिले थे 2 लाख वोट, क्योंकि वहां पर माइनॉरिटी रिलीजन के लोग ज्यादा रहते हैं। तो कहने को बीजेपी भी कह सकती थी कि हमारे साथ यहाँ पे वोटर फ्रॉड हो गया है, कांग्रेस ने वोट चोरी कर लिए सारे। इसलिए कांग्रेस का ये कहना गलत है कि जब हम सारी असेंबली सीट में जीत रहे हैं तो एक असेंबली की वजह से कैसे हार गए, क्योंकि ये कोई अनोखा एग्जांपल नहीं है। अब रही बात उन 5 तरीकों की जिसमें वोट चोरी के एलिगेशन लगे, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डुप्लीकेट वोटर्स की। राहुल गांधी ने कहा कि इस सीट पर टोटल 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स हैं, और उन्होंने कई सारे एग्जांपल्स भी यहां पर कोट करे हैं, जैसे गुरकीरत सिंह डांग, जिनके 4 एपिक नंबर मिले। एपिक नंबर आपकी वोटर आईडी का नंबर होता है, यानी महादेवपुरा असेंबली में ही 4 अलग अलग बूथ पर वो वोट डाल सकते थे। इसको मीडिया में और कई लोगों ने खुद ईसीआई की वेबसाइट पर जाकर चेक किया है, और ये बात बिल्कुल सही निकली है। हमारी जांच में राहुल गांधी का दावा सही पाया गया। सिर्फ कर्नाटक में ही गुरकीरत सिंह डांग के नाम पर 4 ईपीआईसी नंबर मिले हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में ही वोटर लिस्ट में गुरकीरत सिंह डांग नाम का शख्स 4 बार नजर आया है। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया आदित्य श्रीवास्तव का, जो कर्नाटका में भी रजिस्टर्ड है और लखनऊ में भी रजिस्टर्ड है और महाराष्ट्र में भी रजिस्टर्ड है। अब जब इसे फैक्ट चेक किया गया तो 2 चीजें मिली। एक तो यह पता चला कि आदित्य श्रीवास्तव लखनऊ में पहले रहते जरूर थे, लेकिन काफी साल पहले वो बेंगलुरु में शिफ्ट हो गए थे, और उनके नेबर्स ने उन्हें वहां कभी वोट के टाइम या वोट डालते हुए नहीं देखा है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। कई लोग ऐसा करते हैं कि जैसे पहले लखनऊ में रहते थे, अब बेंगलुरु चले गए, वहां पे वोटर लिस्ट में नाम डलवा लिया, बट लखनऊ वाला नहीं कटवाया। लेकिन आदित्य महादेवपुरा में ही 2 जगह शो होते हैं, ये बात भी सच है। पर क्या उसने यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका तीनों जगह वोट डाले? ये आदित्य के सिवाय कोई और प्रूव नहीं कर सकता है। और महादेवपुरा में भी 2 जगह वोट ऐसे डालना इतना इजी नहीं है, क्योंकि उंगली पे इंक लगा दी जाती है। ऐसे ही गुरकीरत सिंह 4 अलग अलग लिस्ट में जरूर आए हैं, बट उन 4 जगह पे उन्होंने वोट डाला, ये कहना इम्पॉसिबल है। इसीलिए ये तो प्रूव नहीं किया जा सकता कि इन लोगों ने मल्टीपल जगह वोट डाले, और ना ही ये प्रूव किया जा सकता है कि इन्होंने बीजेपी को ही जाके वोट दिया होगा। लेकिन ये जरूर प्रूव होता है कि भैया ईसीआई का जो इलेक्टोरल रोल है वो इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी क्लेम कर रहे हैं कि सिर्फ 2 लोग नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट 12,000 ऐसे लोग हैं जिनका डुप्लीकेशन इनकी लिस्ट में मिलता है। तो इतने मैसिव लेवल पर ईसीआई गड़बड़ कैसे कर रहा है? दूसरा, राहुल गांधी क्लेम कर रहे हैं कि एक एड्रेस पे बहुत सारे वोटर हैं, किसी घर में 80-80 वोटर हैं, किसी घर में 46 वोटर हैं। इतने लोग तो एक घर में नहीं रह सकते हैं। जब इस बात को फैक्ट चेक किया गया तो राहुल गांधी के दिए हुए एड्रेस तो सच निकले, जैसे कि हाउस नंबर 35, जहां पर 80 वोटर रजिस्टर्ड हैं। मीडिया वहां पहुंचती तो पता चलता है कि एक छोटा सा 1 कमरे का घर है, और यहां पर 10 साल से मोस्टली माइग्रेंट वर्कर्स रहते हैं, और जो भी यहाँ रहता है वो खुद को रजिस्टर करवा लेता है। आधार आने के पहले तक वोटर आईडी ही पहचान पत्र था उनका, जिनका और कोई पहचान पत्र नहीं था। तो हमको ये सब भी ध्यान देना चाहिए कि आधार के बाद रिवीजन नहीं हुआ है, और आधार आने के पहले तक लोगों के पास यही आइडेंटिटी कार्ड था। 10 बनवा लेता था कि भी बंगलोर में इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, बंगलोर में बनवा लिए। 6 महीने के बाद बॉम्बे गए, बॉम्बे में हम रहते हैं झोपड़पट्टी में, या एक कमरे में 70 आदमी रहते हैं, ठीक, रात में आएंगे फैक्ट्री से पुलिस धर लेगी, कौन हो तुम, पहचान पत्र है कोई, आईडी दिखाओ, पूछते हैं। तो ये रहा। इस तरह से भी बहुत सारे इस देश में इतने लोग भी हैं कि बन गए हैं, और थोड़े दिन बाद कहीं और चला जाता है, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स है, कभी इधर जॉब लग रही है, कभी उधर लग रही है। ये बात खुद इस घर के ओनर ने भी कंफर्म करी है।
हम सब ने देखा है कि इलेक्शन से पहले एक ऑफिसर आता है घर पे जो वोटिंग स्लिप देके जाता है और वोटर्स को वेरीफाई किया जाता है। तो सवाल यहाँ पर ईसीआई से होना चाहिए कि भैया आपके जब बूथ लेवल ऑफिसर इस घर पे गए थे तो 80 लोगों को कैसे वेरीफाई करके आ गए, क्योंकि उस टाइम पे जितने लोग वहां पे रह रहे थे बस उनका नाम होना चाहिए, बाकी जितने पुराने थे वो नाम कट जाने चाहिए थे। क्योंकि ज्यादातर जो बीएलओ होते हैं वो उसी एरिया से आते हैं या जो मोस्टली रिटायर्ड ऑफिसर्स या टीचर्स रहते हैं वो ये सब काम करते हैं। अब क्योंकि वो उसी एरिया में रहते हैं इसलिए उन्हें एरिया की नॉलेज होनी चाहिए थी कि कौन कहाँ रहता है, किस घर में कितने पीजी हैं, किस घर में वोटर फ्रॉड चल रहा है। ऐसा नहीं होता है कि ऑफिसर दूर कहीं से अनजान एरिया में फेंक दिया जाए और वोटर स्लिप बना के चला जाए। तो उन्हें ये इशू कैसे पता नहीं चला? तो अगर बीएलओ ने एक्चुअल में घर पे जाके वेरीफाई किया होता तो ये इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं होती। ऐसे ही हाउस नंबर 791 में जहां पर 46 वोटर रजिस्टर्ड हैं, इंडियन एक्सप्रेस ने जब वहां पे जाके चेक करा तो पता चला कि एक पीजी है जिसमें ये लोग कभी रहते होंगे लेकिन अब तो नहीं रहते हैं। सिमिलरली हाउस नंबर 153 एक ब्रूअरी है जहां पर 68 वोटर रजिस्टर्ड हैं, जबकि खुद जनरल मैनेजर यहां पे कहता है कि ये तो भैया कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, हम वर्कर्स को वोटर आईडी इस एड्रेस पे बनाने नहीं देते हैं। लेकिन कभी किसी वर्कर ने वहां के एड्रेस पे वोटर आईडी बनवा लिया होगा, लेकिन अगेन जो बीएलओ था उसने जाके वेरीफाई कैसे कर दिया? किसी ने इन 68 वोटर्स को फ्लैग क्यों नहीं करा? ये ईसीआई के पूरे सिस्टम में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये लोग अपने अपने होम स्टेट वापस चले गए हो या कर्नाटका में कहीं और शिफ्ट हो गए हो, तो ये पक्का नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने वोट डाला या नहीं डाला, लेकिन ईसीआई ने इनको वोटर रोल से हटाया क्यों नहीं, इस बात पर ईसीआई के ऊपर बहुत बड़ा सवाल बनता है। इसके अलावा राहुल गांधी ने क्लेम किया कि इस असेंबली में 40,000 वोटर ऐसे हैं जिनका एड्रेस कोई है ही नहीं या फादर्स के नाम में एबीसीडी लिखा हुआ है। अब एड्रेस को लेकर तो पता चला कि जो लोग इलीगल कॉलोनीज में रहते हैं वो फेक वोटर नहीं होते, बट उनका एड्रेस ऐसे नहीं डाल सकते तो उनको कोई नोशनल नंबर या 0 नंबर असाइन कर दिया जाता है। हाउस नंबर 0 हजारों लोगों के हैं, उसका कारण है डिफॉल्ट वैल्यू 0। क्यों? क्योंकि हाउस नंबर ही नहीं होता गांव में। ये इशू खुद बीजेपी 2023 के तेलंगाना इलेक्शन में उठा चुकी है, लेकिन जिन लोगों के फादर नेम में एबीसीडी लिखा हुआ है ये तो आप खुद जाके इनकी वेबसाइट पे देख सकते हो। तो ईसीआई को आके क्लियर करना पड़ेगा कि वोटर रोल में फादर्स नेम में उल्टे सीधे नाम कैसे पड़े हुए हैं। राहुल गांधी का अगला एलिगेशन है इनवैलिड फोटोज और मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 में उन्होंने शकुन रानी का एग्जांपल दिया। राहुल गांधी ने क्लेम किया कि उनका नाम लिस्ट में 2 बार आ रहा है और वोटिंग भी इन्होंने 2 बार करी है, या फिर उनके लिए किसी और ने जाके वोट डाल दिया होगा। अब इस क्लेम को जब टाइम्स नाउ ने फैक्ट चेक करा तो शकुन रानी जी कह रही हैं कि उन्होंने सिर्फ एक ही बार वोट कराए, 2 बार वोट नहीं कराए। आपके पास पहले वोटर आईडी कार्ड एक ही है या 2 है? एक ही है हमारे पास जी। लेकिन राहुल गांधी ने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने बताया कि आपके नाम पे 2 वोटर आईडी कार्ड है, दोनों वोट हुआ है। हाँ तो हुए क्या 4 हुए, लेकिन इससे मुझे क्या पता, मैं तो एक ही बार वोट करने गई। अब उनको पता होगा 3-3 4-4 वोट कैसे पड़ती हैं एक नाम से। इंटरेस्टिंग ये है कि इनका नाम 2 बार लिस्ट में है, ये फैक्ट है। और राहुल गांधी ने टिक मार्क लगी हुई एक फोटो भी शो करी जो दिखा के वो कह रहे थे कि देखो प्रूफ है कि इन्होंने 2 बार वोट दिया है। अब इसे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। राहुल गांधी जो टिक मार्क वाली फोटो दिखा रहे हैं इसके नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है बीएलए मार्क्ड इलेक्टोरल रोल। बीएलए का मतलब होता है बूथ लेवल एजेंट। ये कोई ईसीआई के वर्कर नहीं होते, ये पार्टी अपॉइंटेड एजेंट होते हैं जो बूथ के बाहर बैठे रहते हैं। जैसे जैसे लोग वोट दे के आते रहते हैं तो ये लोग टिक मार्क करते रहते हैं। अब पॉइंट ये है कि बीएलए जो डेटा दे रहा है वो तो इनके पार्टी का बंदा है। अब वो टिक लगा रहा है, सही लगा रहा है, गलत लगा रहा है, इसको कोई वेरीफाई नहीं कर सकता है। अब शकुन रानी जी कह रहे हैं कि मैंने तो बस एक ही बार वोट डाला है, तो 2 जगह टिक होना ही नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो दूसरे बूथ पर कोई उनकी जगह जाके वोट डाला है या तो बीएलए ने गलती से इसे टिक मार्क कर दिया है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन के इलेक्टोरल रोल में अगर एक इंसान का नाम 2 बार आ रहा है तो दूसरे नाम की जगह कोई और अगर वोट डाल के चला आएगा तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। और उन वोटर्स के नाम पर भी गड़बड़ी की जा सकती है जिनका इलेक्टोरल रोल में फोटो नहीं लगी हुई है, क्योंकि एजेंट बिना फोटो देखे कंफर्म नहीं कर सकता है कि ये जेन्युइन वोटर है या फ्रॉड वोटर है। ये बात सिर्फ बूथ के अंदर जो ईसीआई के पोलिंग एजेंट होते हैं वो कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग वोटर आईडी कार्ड भी देखते हैं या फिर वोट पड़ने के बाद सीसीटीवी फुटेज को भी देख के बात कंफर्म की जा सकती है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी राहुल गांधी ने एलिगेशन लगाया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सीसीटीवी फुटेज को स्टोर करके रखने का टाइम चेंज कर दिया है। मतलब पहले सीसीटीवी फुटेज को इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होने के 1 साल बाद तक स्टोर करके रखा जाता था और फिर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। लेकिन फिर ईसीआई के रिकमेंडेशन पर इस पीरियड को 1 साल से घटा के 45 दिन कर दिया गया। अब क्योंकि इलेक्शन पिटीशन फाइल करने का टाइम फ्रेम भी 45 दिन का होता है, यानी अगर एक बार इलेक्शन के रिजल्ट आ गए तो सिर्फ 45 दिन का टाइम होता है पार्टीज के पास इस तरह की सीसीटीवी फुटेज को मांगने का। अगर वो नहीं मांगा तो इस फुटेज को डिलीट कर दिया जाता है। लेकिन ये जो 1 साल से 45 दिन किया गया है ना, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें राहुल गांधी
गांधी की भी कुछ कलई खुलती है और इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल उठते हैं। आपको अनिल मसीह याद है, पोलिंग ऑफिसर था जो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में सीसीटीवी पे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के वोटर को इनवैलिडेट करते हुए पकड़ा गया था, जिसकी वजह से वहां पे बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया था। लेकिन जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में गई तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को देख के बताया कि भैया अनिल मसीह ने यहाँ पर बैलेट पेपर में कुछ गड़बड़ी करी है और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जानबूझ के हरवाया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके बोला कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट एक्चुअल विनर है। अब ये केस हुआ था जनवरी-फरवरी 2024 में। इसके बाद एक और केस हुआ जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया था कि हरियाणा के जो इलेक्शन हुए इसके इलेक्शन पेपर्स और सीसीटीवी फुटेज को रिलीज कर दो। इस ऑर्डर के सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अंदर दिसंबर 2024 में लॉ मिनिस्ट्री ने ईसीआई की रिकमेंडेशन पर इस लॉ को अमेंड कर दिया और वोटर प्राइवेसी का रीजन देते हुए सीसीटीवी फुटेज का पब्लिक एक्सेस बंद करवा दिया। यानी अब सीसीटीवी फुटेज पब्लिक के लिए अवेलेबल ही नहीं थी अनलेस कोई इलेक्शन को चैलेंज करे। फिर आती है 30 मई 2025, यानी इसी साल ईसीआई ने सीसीटीवी फुटेज स्टोर करने का जो स्टोरेज पीरियड था वो 1 साल से घटा के 45 दिन कर दिया है। मतलब अगर 45 दिन तक किसी पार्टी ने पिटीशन नहीं डाली तो इस फुटेज को डिलीट किया जा सकता है। तो यहां पर सवाल उठते हैं ईसीआई के ऊपर। अब जरा राहुल गांधी की बात में वापस आते हैं। ये क्या कह रहे हैं? इनका कहना है कि भैया सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में ईसीआई वाले डिलीट कर देते हैं। अब इलेक्शन हुए थे पिछले साल, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि 45 दिन वाला जो रूल है वो तो इस साल मई में चेंज हुआ है और हमारे लोकसभा के इलेक्शन का रिजल्ट आया था जून 2024 में। दिसंबर 2024 तक तो सीसीटीवी फुटेज की पब्लिक एक्सेस थी और इसके बाद भी पिटीशन डाल के लोग मई 2025 तक फुटेज निकलवा सकते थे, क्योंकि तब तक रूल था सीसीटीवी फुटेज को 1 साल तक स्टोर करने का। तो ऐसा इन्होंने क्यों नहीं करा अगर ये इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगा रहे हैं? राहुल गांधी ये तक क्लेम कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में पोलिंग बूथ में शाम को 5 बजे के बाद में मैसिव वोटिंग रिपोर्ट हुई है, ऐसा ईसीआई कहता है। लेकिन इनके एजेंट आके बताते हैं कि भैया ऐसा तो हमने कोई भी वोटिंग होते हुए नहीं देखी है। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं थी। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ईसीआई ने यहाँ पे फेक वोट डलवाए हैं, तो निकलवा लेते सीसीटीवी फुटेज और दिखा देते अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जिस तरह से अपने क्लेम्स को कह रहे हैं उसमें एक मैसिव प्रॉब्लम है। जिस तरह से अपनी बातों को पैकेज कर रहे हैं, कुछ बातें बता रहे हैं, कुछ बातें छिपा रहे हैं, इसमें से लोग बेवकूफ बन सकते हैं। जो सवाल ये उठा रहे हैं वो सवाल ईसीआई से बिल्कुल पूछे जाने चाहिए। और ये जो शाम को ज्यादा वोट पड़ने वाली बात है, इसमें कुछ सच्चाई जरूर है, क्योंकि आपने भी ऐसा सुना होगा कि जो बाहुबली लोग रहते हैं वो थोड़े से पैसे देके या थोड़ा दबाव बना के पोलिंग एजेंट को सेट कर लेते हैं और वो उधर से बटन दबाता है और एक बंदा उधर से बटन दबाता है और जितने रिमेनिंग वोट होते हैं उसको फटाफट डाल दिया जाता है। लेकिन ये अक्रॉस द पार्टी लाइन चलता है, अक्रॉस द कंट्री चलता है। ये एक मैसिव प्रॉब्लम है और इसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। लेकिन अगर राहुल गांधी को लगता है कि ऐसा किसी एक बूथ में हुआ है तो सीसीटीवी फुटेज मंगवा लेते और सबको दिखा देते। अभी भी सीसीटीवी फुटेज निकालने का टाइम 45 दिन है और अगर 45 दिन के अंदर किसी ने पिटीशन डाल दी तो उस फुटेज को 45 दिन में डिलीट नहीं किया जाता है। उस फुटेज को तब तक रखा जाता है जब तक उस पूरी पिटीशन का रिजल्ट सामने ना आ जाए। तो इस चीज को वेरीफाई करना और सबके सामने लाना बेहद आसान है। ऐसा अगर आप अपनी इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करते हो तो आपकी सच्चाई पे सवाल उठते हैं कि आप जो बात कह रहे हो और जो आपको एक्चुअल में पता है उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस है। आप भी ये जानते हो और आप इस बात को इसीलिए छिपा रहे हो। कुल मिला के बात यह कि राहुल गांधी के जो इलेक्शन कमीशन पे एलिगेशन है उसमें कुछ बातों में दम है, जैसे कि एक ही वोटर का नाम मल्टीपल लिस्ट में आ रहा है, फादर नेम में ABCD लिखा हुआ है, वेरीफेबल फोटोज नहीं है, एक ही एड्रेस पे 80-80 लोग रजिस्टर्ड हैं और उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में सिर्फ 3-4 एग्जाम्पल दिए। लेकिन जिस लेवल पे वो क्लेम कर रहे हैं 30,000 40,000, अगर इस लेवल पे गड़बड़ है तो ये एक मैसिव एक्सपोजे हो सकता है जिसको हम सबको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। हाँ, कुछ क्लेम उनके फैक्ट चेक हो चुके हैं, जैसे हाउस नंबर 0 जो इलीगल कॉलोनीज में रहते हैं उनको दिया जाता है। मतलब ये फेक वोटर्स नहीं है। या शकुन रानी का क्लेम जो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने एक बार वोट दिया है, और कांग्रेस जो कह रही है कि बीजेपी ने वोट चोरी कर ली है सेंट्रल लेवल पे, ये बहुत बड़ा क्लेम है। और जब आपके क्लेम बहुत बड़े होते हैं तो आपका प्रूफ भी बहुत बड़ा होना चाहिए। इनका जो प्रूफ है कि एक इलेक्टोरल लिस्ट में एक इंसान का नाम एक से ज्यादा बार है, ये बात ये प्रूव नहीं करता कि उसने एक से ज्यादा बार जाकर वोट दिया है कि नहीं, और वोट दिया है तो उसने बीजेपी को ही वोट दिया है, क्योंकि भैया एक बार वोट देने में आपके हाथ में इंक लग जाती है। इसके अलावा हर बूथ के बाहर बूथ लेवल एजेंट बैठे होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के। हर कैंडिडेट जो विधायक या सांसद के लिए खड़ा होता है उसकी बहुत बड़ी टीम होती है, और इतने मैसिव लेवल पर कोई भी पार्टी इस स्कैम को पकड़ सकती है और तुरंत जाके एक्सपोज कर सकती है। इनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात जो प्रूव होती है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन की वोटर रोल में काफी प्रॉब्लम है। एक इंसान का नाम एक से ज्यादा बार है, किसी के फादर नेम में कुछ गड़बड़ी है, और इसी को सॉल्व करने के लिए होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो अभी बिहार में इलेक्शन कमीशन करवा रहा है और पूरे देश में भी होना चाहिए। बट राहुल गांधी से जब इसकी बात करी जाती तो इसका भी अपोज करते हैं। अरे भैया, आपको तो इसको सपोर्ट करना चाहिए, आपको कहना चाहिए उल्टा ये पूरे देश में करवाओ ताकि वोट चोरी रुक सके, लेकिन आप इसके भी अपोज में खड़े होते हो। तो समझ नहीं आता आप
वोट चोरी रोकना चाहते हो या सिर्फ केओस क्रिएट करना चाहते हो? और ये केओस क्रिएट करने वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंटेंसिव रिवीजन का जो अपोज है वो कांग्रेस और ऑपोजिशन पार्टी सड़क पे तो कर रहे हैं, लेकिन एक भी ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं फाइल करी इन्होंने ईसीआई के पास जाके, जहां पे दिखा सके कि देखो इसका नाम गलत तरह से डाल दिया या इसका नाम गलत तरह से हटा दिया बिहार के अंदर। तो अगर आप ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल करने की जगह सड़क पे आंदोलन कर रहे हो तो आपका इंटेंशन सोल्यूशन का नहीं है, केओस क्रिएट करने का, और ये काफी प्रॉब्लमैटिक बात है। मेरे हिसाब से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस से ज्यादा इलेक्शन कमीशन की इनकॉम्पिटेंसी का इशू है। लोगों को इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करने की बजाय उनसे पूछना चाहिए कि इतने बड़े देश की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक असेंबली में जब इतनी सारी गड़बड़ हो सकती है तो पूरे देश का डेटा निकालोगे तो कितनी मिस्टेक्स निकल आएंगी। इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये कह के नहीं बच सकता है कि राहुल गांधी ओथ नहीं लेंगे तब तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। मेरा एक सजेशन दोनों लोगों को है, राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन का चैलेंज एक्सेप्ट करके ओथ पे साइन कर देना चाहिए। भैया आपके पास सारा डेटा है, आपने पूरी एनालिसिस कर लिया, आपको किस बात का डर है, कर दो साइन और अपने एलिगेशन को दे दो पूरी पावर, पूरी जनता आपके साइड हो जाएगी। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको अपने ऊपर इतना ट्रस्ट है और आपकी इंटीग्रिटी पे इतने बड़े बड़े सवाल हुए हैं तो एक ऐसी प्रेजेंटेशन करके पॉइंट बाय पॉइंट सारे के सारे क्लेम्स को आके रिफ्यूट कर दो और अपनी इंटीग्रिटी बचा लो। अगर इन दोनों में से कोई एक भी मेरी सलाह मान लेता है तो इस इशू को कंक्लूसिव एंड पे पहुंचाया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जैसे और भी इतने सारे इशू आके जाते रहते हैं वैसे ये भी 10-15 दिन में न्यूज साइकिल से बाहर हो जाएगा, बिहार के इलेक्शन हो जाएंगे और सब लोग ये बात भूल जाएंगे, विच विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा, स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।